हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सैटरडे 28 दिसंबर का दिन है और आज सैटरडे है, मार्केट क्लोज है। और आज मैं लेना चाहूँगी अपने कुछ व्यूअर्स की क्वेरी जो काफ़ी दिन से पेंडिंग पड़ी है और मैं सोच रही थी उनको मैं किस किस तरह से शामिल करूँ। तो मैं इसी बिजनेस स्टैंडर्ड के साथ साथ बिजनेस स्टैंडर्ड की जो रीडिंग होगी उसके साथ साथ मैं आपको आपकी क्वेरीज का आंसर करूँगी। आई होप आपको अपने क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा और डायरेक्ट किसी भी तरह के किसी शेयर में बाइंग और सेलिंग के रिकमेंडेशंस नहीं होंगी। मैं क्लियरली बार बार डिस्क्लेमर दे रही हूँ, मैं सेबी रजिस्टर्ड मार्केट एडवाइजर नहीं हूँ। मेरा अपना 15 साल का मार्केट का एक्सपीरियंस है और जिस एक्सपीरियंस से मैंने अपना पोर्टफोलियो खड़ा किया और जिस तरह से मैं काम करती हूँ वो तरीका मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रही हूँ। शेयर मार्केट से पैसा बनाना कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आप उसे घुमाओगे और पैसा बन जाएगा। ये कंसिस्टेंट लर्निंग प्रोसेस है। अगर आपको शेयर मार्केट से कंसिस्टेंटली लॉन्ग रन में पैसा कमाना है ना, तो आपको शेयर मार्केट की बारीकियां सीखनी ही पड़ेंगी, आपको कंपनीज के बारे में जानकारी रखनी ही पड़ेगी, आपको सेक्टर्स की चाल समझनी ही पड़ेगी, कब क्यों किस सेक्टर में चाल आती है, क्या रीजन रहते हैं। और उनको सबको समझने के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड या फिर किसी भी एक अच्छे न्यूज़पेपर, एटलीस्ट कोशिश कीजिए बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स या फिर मिंट से ज्यादा नीचे आपको गिरने की जरूरत नहीं है। होने को बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हो सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए इन्हीं ब्रांडेड न्यूज़पेपर्स तक आपको रहना है। और आज चलते हैं, सबसे पहले मेरे व्यूअर्स की कुछ क्वेरीज हैं, हम उनको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम बिजनेस स्टैंडर्ड रीड करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे डॉम्स के स्टॉक पे। मिस्टर गगन नागर हैं, ये पूछ रहे हैं कि डॉम के स्टॉक्स के बारे में बताइए। तो देखो, सबसे पहले मैं इसका चार्ट खोल लेती हूँ। पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे रही हूँ, मैंने कभी भी डॉम्स को, हाँ इनका आईपीओ आया था 600 650 के आसपास, तो उस वक्त मैंने सबसे पहले डॉम्स को देखा था। फिलहाल ये अपने सेक्टर का सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है। जो भी जिस भी सेक्टर में ये काम करते हैं, इनका आपने भी देखा होगा, बहुत सारी स्टेशनरी हम डॉम्स की यूज़ करते हैं बच्चों का। तो ऐसे में आप फिलहाल अगर मैं इसकी बात करूँ ना, तो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे किसी बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन की तरफ से सेल हुआ है। अब वो किसने सेल किया है, क्यों सेल किया है, वो होता है मेरे स्टडी एंड रिसर्च का पार्ट। हालांकि जब भी मुझे किसी कंपनी में निवेश करना होता है तो मैं प्रॉपर रिसर्च करती हूँ कि अगर किसी बड़े इंस्टीट्यूशन की तरफ से स्टेक सेल हुआ है तो वो क्यों हुआ है और किसने स्टेक सेल किया है, उसके पीछे का रीज़न ढूंढने की कोशिश करती हूँ। लेकिन फिलहाल मुझे डॉम्स के स्टॉक में ना निवेश करना है, ना निवेश करने की मेरी कोई प्लानिंग है, ना ये मेरे वॉच लिस्ट में है। जस्ट आपने पूछा तो मैं बता रही हूँ, किसी बड़े इंस्टीट्यूशन की तरफ से कोई प्लेयर यहाँ से आउट हुआ है और ये थोड़ा सा रेड सिग्नल देखा जाता है। मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस है ना, वो ये है कि अगर किसी शेयर में से बड़े किसी प्लेयर की एग्जिट होती है ना, तो वो कहीं ना कहीं स्टॉक के लिए शायद उतना अच्छा कोई मतलब पॉजिटिव संकेत तो नहीं है। हालांकि शेयर आपको संभलता हुआ दिखाई दे तो आप देख सकते हैं। फिलहाल बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं समझनी है आपको, इसको मैं जस्ट अपना व्यू दे रही हूँ। किसी भी बड़े इंस्टीट्यूशन की तरफ से सेलिंग अच्छी नहीं होती है। मैं किसी भी तरह से इस स्टॉक को लेने में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ, जस्ट मेरा व्यू है। बाइंग या सेलिंग आपको नहीं करनी है। बाइंग सेलिंग करने से पहले आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह करनी है। नेक्स्ट बात करना चाहूंगी कि मनीषा जी, गुड न्यूज वाले स्टॉक्स में ही गिरावट आई है, ये क्वेरी है मिस्टर रॉबिन सिंह की। और इन्होंने शायद मेरा कल वाला वीडियो देखा होगा बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज एनालिसिस का, और उसके बाद इनका ये पोस्ट आया था कि जिन शेयर में मैंने बोला कि गुड न्यूज़ है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि देखो, किसी भी शेयर में कोई भी गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ आते के साथ आपको तुरंत एक्शन नहीं लेना है। अगर मैं आपको वैसे बता रही हूँ कि अगर आपको शेयर्स खरीदने में खुद माहिर होना है, अगर आपको खुद का नॉलेज बेस क्रिएट करना है ना, तो अगर किसी शेयर में कोई गुड न्यूज है ना, उसको आपको अपनी वॉच लिस्ट में डालना है, ट्रैक लिस्ट में डालना है। ये नहीं कि आपने कोई गुड न्यूज देखी और आपने तुरंत 1-2% के लिए जाके वहां पे कोई, देखो आप थोड़ा लॉन्ग टर्म का व्यू रख के शेयर मार्केट में और शेयर्स में पैसा लगाया करें। कभी भी 1-2% की, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो चाहते हैं कि उनको शेयर मार्केट से 2% महीने का रिटर्न मिल जाए, 1% महीने का रिटर्न मिल जाए, या फिर 5% महीने का रिटर्न मिल जाए। इस तरह के लोग ख्वाहिशें शेयर मार्केट में रख के और शेयर्स में
में पैसा लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। शेयर मार्केट के जो वास्तविक रिटर्न्स होते हैं ना, वो निफ्टी 50 के इंडेक्स के कहीं आसपास होते हैं। अगर निफ्टी 50 इंडेक्स आपको जो सालाना एक हैंडसम रिटर्न देता है ना, वो 12 से 15% का रिटर्न है। और अगर आप अच्छे इन्वेस्टर हैं और खुद को लॉन्ग टर्म से शेयर मार्केट से जोड़े हुए हैं ना, तो आपका रिटर्न भी समवेयर अराउंड 15 to 20% एक एवरेज रिटर्न रहा करता है। बहुत अच्छा किसी साल शेयर मार्केट रहता है तो आपको ओवरऑल पोर्टफोलियो पे 25-30% का रिटर्न मिल जाता है, बट बियॉन्ड दैट आपको शेयर से वो नहीं पालना चाहिए। और इस तरह की कि 1% और 2%, आज शेयर 1% नीचे क्यों है और 2% नीचे क्यों है, तो मैं आपको बता दूं, किसी भी शेयर में 1, 2, 3, 4% की ऊपर नीचे पे आपको किसी भी तरह का बाइंग या सेलिंग डिसीजन नहीं लेना चाहिए। किसी भी शेयर में अगर बहुत अच्छा कोई मूव आया है, कोई बहुत अच्छा वॉल्यूम आया है ना, तो शेयर को बाय करने से पहले उस वॉल्यूम के आने के पीछे के रीजन का वास्तविक, जब तक आपको रीजन नहीं मिलता, आपको पोजीशन बनाने से थोड़ा बचना चाहिए। केवल मार्केट में किसी शेयर की बहुत हवा हो गई है, मैंने अभी देखा था बहुत लोग फंसे हैं वोडाफोन इंडिया में, और बहुत सारे छोटे छोटे स्टॉक्स में बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। और उसका रीजन यही होता है कि किसी भी स्टॉक में अपर सर्किट पे अपर सर्किट चलते चले जा रहे होते हैं, और आप लोग सिर्फ अपर सर्किट देख के कि ये शेयर डेली 2%, 5% बढ़ रहा है, इस शेयर में हम पैसा लगा देंगे, इस शेयर में 15 दिन में हमारा पैसा डबल हो जाएगा, और होता जाता कुछ नहीं है। 1-1, 2-2 साल के लिए आप उस शेयर में 50-40% पे जाके ट्रैप हो जाते हो। तो कभी भी किसी भी अच्छे स्टॉक में न्यूज को ट्रैक करना है कि वो न्यूज है और वो क्यों आई है, उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उस न्यूज को प्रॉपर एनालाइज करना है कि उससे उसका शेयर पे, उस पे बिजनेस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। बिजनेस पे अगर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा तो शेयर की अर्निंग्स बढ़ेंगी और लॉन्ग टर्म में शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा। लेकिन अगर कोई नेगेटिव न्यूज है जिससे शेयर को इंपैक्ट हो सकता है, तो कहीं ना कहीं अर्निंग्स ग्रोथ कम आएगी, और ग्रोथ कम आएगी तो शेयर में भी आपको कहीं ना कहीं कुछ कमी और गिरावट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, मिस्टर महेश सर की क्वेरी है, मैम LIC के शेयर के बारे में बताइए। LIC के शेयर में बहुत लोग फंसे हुए हैं, और LIC में मैंने कल परसों न्यूज देखी है, उस न्यूज पे पहले आपको लेके चलती हूँ। न्यूज थी कि अभी कुछ दिन पहले बहुत अच्छी खासी ये कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम हम लोग पे करते हैं ना, उस पे जो टैक्स लगा रही है, उस टैक्स के पे थोड़ा सा कट होने की बात थी। और इसके चलते जितने भी इंश्योरेंस सेक्टर के शेयर्स थे ना, उसमें लोगों ने पैसे लगा लगा के वो लोग बैठे थे कि जैसे ही ये गवर्नमेंट का डिसीजन आएगा ना, तो इंश्योरेंस से जुड़ी सारी कंपनियों में एक अच्छी तेजी उनको मिल जाएगी, एक अच्छा उनको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। और इसके चलते बहुत लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस ले रखी थी। लेकिन फिलहाल ये न्यूज आ गई है कि गवर्नमेंट ने वो प्लान डेफर कर दिया है, जो वो पहले हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पे टैक्स कट होने वाली बात थी। और इसी के चलते सारे के सारे बिगेस्ट टू बिगेस्ट प्लेयर, खास करके LIC में काफी गिरावट है। LIC का शेयर आपने देखा होगा 970-980 का हाई लगाने के बाद में फिलहाल ये 900 से भी नीचे ट्रेड कर रहा है। और मैक्स फाइनेंशियल, HDFC लाइफ, ये सब चीजें फॉल की हैं। सब चीजों में जो इन्वेस्टर्स हैं और जो ट्रेडर्स हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं सेलिंग की है। और इसी के चलते ये जो LIC के खास करके शेयर है ना, इसमें आपको थोड़ा अभी और पेन झेलना पड़ सकता है। बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशंस आपको नहीं समझनी है, किसी भी तरह का फाइनेंशियल डिसीजन आपको मेरी इस न्यूज पे नहीं लेना है। मेरा काम सिर्फ आपको न्यूज बताने का है कि 23 दिसंबर की न्यूज है ये, आप भी जाके चेक कर सकते हैं इंटरनेट पे। और इस तरह की न्यूज कहीं ना कहीं ओवरऑल सेक्टर पे ही थोड़ा टाइम आप देखना कि जितने भी इंश्योरेंस सेक्टर के शेयर्स हैं ना, उनको थोड़ा दिक्कत महसूस होगी। थोड़ा ना ट्रेडिंग वहाँ पे अभी चलेगी और ना ही ट्रेडर सक्रिय हो जाएंगे, खास करके जो सेलिंग कराने वाले ट्रेडर्स हैं ना, वो सक्रिय हो जाएंगे। और जो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट सोच के जिन्होंने LIC में पोजीशन बनाई है या किसी और लाइफ इंश्योरेंस में पोजीशन बनाई है ना, उनको थोड़ा दिक्कत हो सकती है। इस न्यूज के आने के बाद में शेयर आपको कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन में जाते हुए दिखाई दे सकता है। बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं है। मैं डिस्क्लेमर दे रही हूँ, मेरे पास ना LIC था, ना मैं कभी भी LIC को लेने की मैंने कोशिश की है। मुझे तो इनफैक्ट लगता है कि अगर आपको इंश्योरेंस में ही पैसा लगाना है ना, तो मुझे LIC उतना अट्रैक्टिव नहीं लगता। मैं जस्ट अपना व्यू दे रही हूँ कि मुझे कभी भी LIC के शेयर ने ना इन्वेस्टमेंट के लिए ना ट्रेडिंग के लिए किसी भी तरह से मुझे LIC के शेयर ने कभी भी अट्रैक्ट नहीं किया। मैंने कभी ना इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखा है, ना इसको ट्रैक करने की कोशिश की है। और अब इस न्यूज के बाद में थोड़ा सा दिक्कत इस शेयर में आ सकती है, आप देख लीजिएगा। तो अपने बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज एनालिसिस के थ्रू मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि न्यूज किस तरह से शेयर की चाल को इम्पैक्ट करती है।
कब किन न्यूज़ के आने से उस शेयर में दिक्कत बनी रह सकती है, दिक्कत जारी रह सकती है। आप अपने इन्वेस्टमेंट प्लान्स को डेफर कर सकते हो। कोई कंपनी बहुत अच्छी है लेकिन अगर उस सेक्टर की न्यूज़ ही अच्छी नहीं है तो ऐसे में अगर आप जाके पोजीशन बनाते हो तो आपको दिक्कत आ सकती है। बस यही मैं कहना चाहूंगी। चलिए अभी हम चलेंगे बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़ एनालिसिस की तरफ। चलते हैं अपनी सबसे फर्स्ट न्यूज़ पे। फ्रंट पेज पे न्यूज़ है कि रुपीज वीकन बिलो 85.8 इंट्राडे एंड आरबीआई डज रेस्क्यू एक्ट। देखिए एक चीज़ बता देती हूँ, जब जब भी रुपी को नुकसान होगा, रुपी अपने ऊपरी स्तर तक पहुंच जाएगा। इस वक्त आप देखिए कि डॉलर का रेट 85.8 रुपीज हो रहा है और ऐसे में सबसे ज़्यादा जो नुकसान भरना पड़ता है ना, वो अपनी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को भरना पड़ता है। आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल और इसके अलावा जितनी भी और रिफाइनरीज हैं, बहुत सारी रिफाइनरीज हैं, उनके मार्जिन में कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। या फिर जिनका भी रॉ मटेरियल क्रूड ऑयल है ना, तो आप देखो अभी भी इंडिया मेजॉरिटी क्रूड ऑयल की सप्लाई केवल इंपोर्ट से पूरी करता है और उसका पेमेंट होगा डॉलर्स में। और डॉलर जितना ज्यादा, डॉलर का रेट बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा कहीं ना कहीं क्रूड इंपोर्ट करने वाले बहुत सारे केमिकल सेक्टर की ऐसी कंपनीज हैं, बहुत सारे फर्टिलाइजर सेक्टर में भी क्रूड ऑयल का यूज होता है। तो इसी वजह से अगर कहीं जिस भी कंपनी में आप निवेश करने जा रहे हैं ना, ये देख लेना वहां का रॉ मटेरियल क्रूड ऑयल तो नहीं है, क्योंकि जब तक रुपए में दिक्कत रहेगी ना, डॉलर बढ़ता जाएगा ना, आप ये मान के चलना जितना ज्यादा रुपया वीक होगा, कहीं ना कहीं जो कंपनीज अपने रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करके अपना फाइनल फिनिश प्रोडक्ट बनाती है ना, उनके मार्जिन पे कहीं ना कहीं दबाव रहेगा। ओएमसीज को पेन काफी झेलने पड़ सकते हैं अभी। और इसी के साथ आप देखना कि जितने भी रॉ मटेरियल जहां पे क्रूड ऑयल यूज होता हुआ दिखाई देता है, बहुत सारे केमिकल सेक्टर की कंपनीज ऐसी हैं, बहुत कई तरह की कंपनीज ऐसी हैं जहां पे रॉ मटेरियल यूज होता है क्रूड ऑयल का, उन कंपनीज पे प्रॉब्लम रहेगी जब तक। और दूसरी चीज इसके साथ जो ऐड हुई है ना, वो ये कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व भी काफी कम हो गए हैं। अभी तक काम चल रहा था, जो आरबीआई के पास फॉरेन करेंसी का रिजर्व रहा करता है, जो डॉलर का रिजर्व रहा करता है, उसको बेच बेच के किसी तरह से हमने रुपी को संभाला हुआ था। लेकिन अब वो रिजर्व भी धीरे धीरे काफी हद तक कम हो चुका है और ऐसे में रुपए में गिरावट शायद कुछ दिन और जारी रहे, अनटिल अनलेस हम अपने एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाते ना। तो ये जो बैलेंस है ना करंट अकाउंट का, ये कहीं ना कहीं रुपी को और डेप्रिसिएशन की तरफ लेके जाएगा और इससे जुड़े बिजनेसेस के मार्जिन पे काफी इम्पैक्ट पड़ेगा। ऐसे में जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है ना, वो कहीं ना कहीं आईटी कंपनीज हो जाती हैं। क्योंकि देखो शेयर मार्केट में एक चीज आपको बता देती हूँ कि अगर किसी एक सेक्टर को नुकसान होता है ना, तो कहीं ना कहीं उससे दूसरे सेक्टर को फायदा होता है। जिस सेक्टर में भी नुकसान हो रहा है, आपको कोशिश करनी है वो सेक्टर ढूंढने की जहां किसी सेक्टर में फायदा हो रहा हो। तो ये दोनों वाइस वर्सा हैं। जब तो इन चीजों को आप थोड़ा टाइम बाद, जब आपकी शेयर मार्केट में कंटिन्यूअस लर्निंग हो जाएगी ना, तभी आप सीख पाएंगे। तो आईटी सेक्टर का जो रेवेन्यू है ना, वो डॉलर टर्म्स में आता है और कहीं ना कहीं उनके जो अपकमिंग रिजल्ट्स आप देखने को आपको मिलेंगे ना, वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको दिख सकते हैं। एटलीस्ट कम से कम ये जो रुपी और डॉलर के एक्सचेंज रेट का फर्क है ना, ये आपको जरूर दिखेगा। क्योंकि बहुत सारे इंडियन जो आईटी कंपनीज है ना, उनका बहुत बड़ा पेमेंट बाहर से, विदेशों से डॉलर के रूप में आता है और डॉलर का अगर रेट बढ़ा हुआ है तो एक्सचेंज रेट की वजह से उनको अपने रेवेन्यू में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी दिखेगी। और शेयर मार्केट में जो हेडलाइंस छपेंगी, वो छपेंगी कि कंपनी ने इतना बड़ा मुनाफा दर्ज किया। तो असलियत में वो मुनाफा उनके बिजनेस की वजह से ना होके ये जो एक्सचेंज रेट का फर्क आया है ना, इस वजह से होगा। और कहीं ना कहीं आपको उनमें ट्रेडिंग होते हुए दिखाई देगी। और इन्वेस्टर्स तो उनमें खैर नीचे से, मैं बार बार आपको अपने चैनल पे पिछले 3-4 महीने से बता रही हूँ कि आईटी सेक्टर अभी इस साल जब भी मार्केट में इस तरह की कंडीशन आती है ना, तो आईटी सेक्टर को थोड़ा आप अपने रडार पे रखकर चलें, थोड़ा आईटी सेक्टर के शेयर्स पे ध्यान रख के चलें। तो ये न्यूज आप देखना ओएमसीज को दिक्कत करेगी और कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर की कंपनीज को ये न्यूज फायदेमंद रहे। ओला इलेक्ट्रिक के शेयर के लिए एक दूसरी बैड न्यूज, कल वाले मैंने वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि आपने देखा होगा कि हीरो मोटोकॉर्प ने ओला इलेक्ट्रिक को पछाड़ दिया है। फिलहाल अपना ईवी टू व्हीलर सेक्टर का वो मेजर प्लेयर बन गया है। और अब दूसरा ओला इलेक्ट्रिक के शेयर को दूसरा बड़ा पेन मिला है कि इनके सीएमओ और सीटीओ ने रिजाइन कर दिया है एज अ पार्ट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग मूव। और अब इस एसोसिएशन के, इस कंपनी के कोई और सीनियर एग्जीक्यूटिव इनकी जगह लेंगे। लेकिन फिलहाल इस तरह की न्यूज़ जब भी शेयर के बारे में आती है तो थोड़ा बहुत सेटबैक शेयर को लगता है, शेयर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है।
तो जो भी जिन भी पर्सन ने ओला इलेक्ट्रिक को 140 पे खरीदा हुआ है और 130 पे खरीदा हुआ है ना, उनके पेन थोड़े से एग्रावेट कर सकते हैं, बस ये कहूँगी। इसीलिए भागते दौड़ते शेयर्स में एकदम आईपीओ खुलते के साथ जाके पैसा लगाना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कहीं ना कहीं। इसी के साथ कोचिन शिपयार्ड पे एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि 450 करोड़ रुपए का ऑर्डर उनको मिला है अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से। तो ये जो शेयर में बहुत सारे लोग फंसे हुए थे और लगातार शेयर में गिरावट चल रही थी ना, तो जो पेन था कहीं ना कहीं ये पेन आपका थोड़ा कम हो सकता है इस शेयर में। लेकिन फिलहाल भी मुझे ये शेयर फ्रेश एंट्री और फ्रेश इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, जिस तरह से इसमें चाल आई थी और जिस उसके बाद जो इसमें तेज स्टीप गिरावट थी, मैंने थोड़ा कम ही देखा है कि इतनी तेज गिरावट के बाद शेयर में बहुत जल्दी कोई बहुत बड़ी चाल आती है। लेकिन फिलहाल लोगों का पेन थोड़ा जरूर कम हो सकता है। शेयर आपको थोड़ा अच्छा अभी कम से कम एक संभलते हुए जरूर दिखाई देगा। ये इस न्यूज का इम्पैक्ट है और ट्रेडर्स तो अभी खैर घुसे हुए हैं, तो किसी भी तरह के फ्रेश इन्वेस्टमेंट की तरफ तो मैं इस कंपनी की तरफ नहीं देखूंगी। बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन किसी भी तरह की आपकी नहीं होगी। नेक्स्ट बात करूंगी जेएसडब्ल्यू एनर्जी के लिए। जेएसडब्ल्यू एनर्जी इंक पैक टू बाय O2 पावर यूनिट फॉर 12,460 करोड़। तो आप देखिए कि जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने हाईएस्ट एवर अभी तक का लार्जेस्ट एक्विजिशन किया है O2 पावर यूनिट का, और इतना बड़ा एक्विजिशन 12,468 करोड़ का ये एक्विजिशन है। कहीं ना कहीं कंपनी को लॉन्ग टर्म में इस एक्विजिशन का बहुत फायदा मिलेगा। लेकिन फिलहाल जेएसडब्ल्यू एनर्जी एक बहुत अच्छी चाल दे चुका है, तो बहुत अच्छी एक अच्छे चाल के बाद में शेयर में थोड़ा सा रुकावट, थोड़ा सा कंसोलिडेशन का माहौल रहता है। तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी मिस्टर सज्जन जिंदल की एक बहुत अच्छी कंपनी है। अगर आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से शेयर्स देखने होते हैं ना, तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी को आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो, फर्दर स्टडी कर सकते हो। और उसके बाद में किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। मैं जेएसडब्ल्यू एनर्जी में फिलहाल किसी भी तरह की ना पोजीशन लेने जा रही हूँ, ना मैं जस्ट बता रही हूँ आपको कि हाँ, जेएसडब्ल्यू एनर्जी एक अच्छी कंपनी है और इस तरह का एक्विजिशन एक कंपनी के लिए बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट बात करना चाहूंगी, एक न्यूज है, डिलेड विंटर रेन में ब्रिंग रिलीफ टू रबी क्रॉप्स। तो रबी क्रॉप भी अच्छे होने के आसार हैं। अच्छी खरीफ क्रॉप के बाद अब बारी आती है रबी क्रॉप की, और रबी क्रॉप अगर अच्छी होती है तो कहीं ना कहीं एग्री मशीनरी की तरफ गवर्नमेंट का पुश तो आप देख ही रहे हैं। एग्री मशीनरी और एग्री केमिकल की कुछ कंपनीज, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज आपके सामने होती हैं, तो ऐसे में उन स्टॉक्स पे आप नजर रखिए। ये इस तरह के सेक्टर हैं जो अगर रबी और खरीफ की फसल अच्छी होगी ना, तो डेफिनेटली इन सेक्टर के शेयर्स पे उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। कहीं ना कहीं आपको उन शेयर्स में तेजी दिखाई देगी। तो अपने पोर्टफोलियो में मैंने भी लेटेस्ट एक एग्री का शेयर और एक एग्री मशीनरी का शेयर, दोनों लेटेस्ट एडिशन मैंने अपने पोर्टफोलियो में किए हैं। आपको भी मैं किसी भी तरह की कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रही हूँ आपको भी, लेकिन इन दिनों में एग्री और एग्री मशीनरी से रिलेटेड, एग्रो केमिकल और एग्री मशीनरी से रिलेटेड कंपनीज को थोड़ा ध्यान में रखना है, अपनी वॉच लिस्ट में रखना है। ये शेयर में मुझे, इन शेयर्स में और इन सेक्टर में मुझे अभी थोड़ा तेजी के आसार हैं। जिस तरह से लगातार पहले खरीफ की अच्छी फसल हुई और अब विंटर के रबी क्रॉप के अच्छे होने के आसार हैं, तो कहीं ना कहीं फार्मर्स की तरफ से ये दोनों ही सेक्टर पे पैसा लगाया जाएगा, मतलब पैसा खर्च किया जाएगा, और कहीं ना कहीं इनसे जुड़ी कंपनीज को अच्छी इनकम होने के आसार हैं। और अच्छा ग्रोथ प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, तभी उस कंपनी के उन सेक्टर के शेयर में एक चाल आती है। कहीं ना कहीं आपको वो शेयर में अच्छे हाइज देखने को मिलते हैं। बस इसके अलावा आज ज़्यादातर न्यूज़पेपर में डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, उनके इकोनॉमिक डिसीजन के बारे में न्यूज़पेपर में बहुत अच्छी खासी कवरेज है। जिनको भी इनको पढ़ना है ना, आज का न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारी जानकारी आज डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर लिखी गई है न्यूज़पेपर्स में। मैंने आपको कल भी बताया था कि मेरे लिए पार्टी, ये किस पार्टी से थे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इतने लायक एक इकोनॉमिस्ट को हमने खो दिया है। बहुत ही बड़ा डैमेज है हमारी इकोनॉमी के लिए। कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत अच्छे से इंडियन इकोनॉमी को 1991 के संकट से उबारा था। पीवी नरसिम्हा राव सर की सरकार थी और इन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से, ये उस वक्त वित्त मंत्री रहा करते थे, और उस वक्त जिस तरह के इनके डिसीजन रहे थे,
काफ़ी हद तक इंडिया की इकोनॉमी कहते हैं ना कि बहुत बुरी कंडीशन में थी। हमारा डॉलर रिज़र्व बहुत कम हो चुका था, इम्पोर्ट्स इतने ज़्यादा बढ़ चुके थे और उस वक़्त जिस तरह से उन्होंने लिबरलाइज़ेशन, प्राइवेटाइज़ेशन की पॉलिसी अपनाई, उसके बाद से इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ता चला गया और हमारी इम्पोर्ट डिपेंडेंसी कम होती चली गई। तो इनके बारे में आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। इंडियन इकोनॉमी की बेहतरी समझ के लिए ये बहुत ज़रूरी है। बहुत ही अच्छे तरीके से आज न्यूज़पेपर में इनके बारे में समझाया गया है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।